नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी एक बार फिर से आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। वर्ल्ड हेडलाइन पर यह कार्यक्रम जिसका नाम है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। दोस्तों, अपने सभी दर्शकों का सम्मान करते हुए मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा देश, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश संविधान पर चलता है, हमारा देश लोकतांत्रिक है और संवैधानिक मानवीय मर्यादाओं पर चलते हुए हमारे देश में तमाम जो समाज है, समाज के वर्ग हैं, वो उसी तरह से काम करते हैं जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और एक आदर्श वाक्य हमारे देशवासियों के लिए हमारे विद्वानों ने दिया है, हमारे जो मनीषी रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने दिया है वसुधैव कुटुंबकम। एक ऐसा देश पूरे दुनिया में, पूरी धरा पर जो सभी के सुख की बात करता है, जो तमाम सृष्टि को अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है, जो संविधान पर चलता है। लेकिन वो देश जो पिछले 400 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद मशक्कत करके बड़ी मुश्किलों से आजाद हुआ, बदकिस्मती यह है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश में अंग्रेजों के कानून लागू हैं, लॉर्ड मैकाले के कानून लागू हैं। और लॉर्ड मैकाले का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि लॉर्ड मैकाले ने भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बाधित किया था, प्रतिबंधित किया था और बदलकर हमको मॉन्टेसरी शिक्षा दे दी, जो आज भी देश में लागू है। लेकिन वो तो अंग्रेज थे, दुश्मन थे, लूटने आए थे। लेकिन अब 1947 के बाद जब से हमारी सरकारें बनी, हमारी सरकारों ने भी बहुत सारे कानून अंग्रेजों के लागू रखे। यूं हमारा संविधान ना होता तो शायद हमारे आज के रहनुमा, हमारे नेता, हमारी सरकारों में बैठे मंत्री, सांसद और विधायक शायद जनता के फेफड़े छीन लेते, जनता का किडनी निकाल लेते, बेच देते, क्योंकि ऐसा ही देखा जा रहा है। आज हमारे रहनुमा बने नेता अगर हमारे कानून में कोई बदलाव करते हैं तो वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा भयंकर हो जाता है। अक्सर लोग कहते मिलते हैं कि अंग्रेजों का शासन भी इस शासन से ज़्यादा ठीक था। अंग्रेजों ने तमाम तरह का विकास किया, लेकिन आज विकास के नाम पर विनाश होता है। अंग्रेजों ने जो हमको शिक्षा दी, उन्होंने भले ही गुरुकुल प्रणाली को ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिलेबस दिया जो देश के बच्चों को पूरे ग्लोबलाइज करता है, आगे जोड़ता है। लेकिन विभिन्न सरकारों ने अपना परिवर्तन करते हुए आज हमारे शिक्षा सिलेबस को इतना छिन्न भिन्न कर दिया है कि हमारी पहचान ही कहीं गायब हो गई है। वो देश जिसमें गुरुकुल परंपरा थी, और गुरुकुल परंपरा के चलते मैं बता चुका हूं कि 16 से 18 साल की आयु में हमारा युवक, हमारी युवती, हमारे बच्चे पारंगत हो जाते थे, अच्छे वैद्य बन जाते थे, हकीम बन जाते थे, अच्छे इंजीनियर, शिल्पकार बन जाते थे, अच्छे लेखक बन जाते थे, विद्वान हो जाते थे और साथ ही समाज के, देश के, परिवार के काम आते थे। लेकिन आज 40 साल तक पढ़ाई करता रहता है बच्चा। हमारी सरकारें 8वीं क्लास, 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए बीटीसी और बीएड कंप्लीट कराती हैं। यही नहीं, नेट, कैट, तमाम तरह का ऐसा झमेला पाल दिया है कि हमारे वो अध्यापक गण इसी में उलझ के रह गए हैं। झमेला यहीं समाप्त नहीं हुआ, हमारे अध्यापकों से तमाम तरह के बाकी के काम कराए जाते हैं। अब जरा सोचने वाला सब्जेक्ट है कि वो गुरुजन जिसके हाथ में हमारी पीढ़ियों की बागडोर है, अगर वो इस तरह से डिस्टर्ब होगा, अगर उससे शिक्षा के अलावा, अध्यापन के अलावा तमाम तरह के काम लिए जाएंगे, उसको कहीं क्लर्क बना दिया जाएगा, उसको कभी चपरासी बना दिया जाएगा, कभी उसको एक हलकारा बना दिया जाएगा, कभी उसको डाकिया बना दिया जाएगा, तो जरा सोचिए इस शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, कैसे हमारी पीढ़ियां पढ़ पाएंगी। और उसमें भी आप सोने में सुहागा जिसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं, ये कानून बदल डालो,
ताकि न्याय जिंदा रहे। कानून बदलना होगा, और वो कानून बदलना होगा जिस कानून के तहत, जिस सोच के तहत, जिस गरीब सोच के तहत, जिस सामाजिक द्रोह की सोच के तहत उत्तर प्रदेश शासन ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें कहा कि 50 बच्चों से कम वाले विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे विद्यालय करीब कोई 27,000 बैठते हैं। अब जरा सोचिएगा, अकेले यूपी की बात नहीं है, ये देश के कई राज्यों में फैलाया गया एक दानव है। अब समझ में ये नहीं आता कि सरकार ने ये क्यों लागू किया है, और इससे दूरगामी परिणाम बिना सोचे समझे क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो आइए, आज हमारे पैनल पर बड़े विद्वान लोग मौजूद हैं, उनसे रूबरू करता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वयं हमारे साथ में आदरणीय शिवनाथ प्रजापति जी हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और राष्ट्रपति पुरस्कार इसलिए मिला है कि उन्होंने जहां उनकी तैनाती थी, जहां उनका कार्य क्षेत्र था, उस गांव के हर व्यक्ति को साक्षर कर दिया था। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। आज आप मेरे पैनल पर हैं, हमारे पैनल की शोभा आप बढ़ा रहे हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को, बल्कि उत्तर प्रदेश शासन को नहीं, पूरे देश को दिखाना चाहता हूं कि आज हमारे पास में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अध्यापक मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ बच्चों को ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि बीड़ा उठाया और जहां उनकी तैनाती थी उस गांव के हर व्यक्ति को साक्षर बना दिया। ऐसे लोग, ऐसे गुण हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं। ऐसे शिक्षक, इनके नाम से शिक्षा विभाग और शिक्षक जाने जाते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अमित गोस्वामी, जिनको मानद उपाधि दी गई है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय काम किया है। साथ ही सुमन सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद आपको। इसके अलावा मेरठ के पूर्व मंडलीय अध्यक्ष अशोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमसे जुड़ते रहेंगे उनका हम परिचय देते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ हैं मेघराज भाटी साहब, जिन्होंने शिक्षा को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। लेकिन मेघराज जी का ये प्रयास, या मेरा ये प्रयास, तभी सार्थक हो पाएगा जब इस कार्यक्रम को देखने वाले मेरे तमाम दर्शक, मेरे तमाम वो साथी, मेरे तमाम रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे अभिभावक और मेरे तमाम प्राथमिक शिक्षक और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, हमारे विद्वान प्रोफेसर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेघराज जी इसके पास चलते हैं। मेघराज जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। और आज की कमेंट्री थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन कुछ बातें आपके सम्मान में भी कहना ज़रूरी थी, और जो मेरे मन के गुबार थे वो भी सामने आने ज़रूरी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेघराज जी, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तुगलकी फरमान कहा है, हो सकता है आप किसी व्यवस्था के तहत ना कह पाएँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, और साथ ही देश के तमाम अभिभावकों को, देश के तमाम अध्यापकों को, सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ज़रूरत पड़ी थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आए थे। और ये देश सभी का है, इसमें किसी की जुबान को नहीं सिला जा सकता। संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है, और अगर दर्द है तो कोई भी व्यक्ति चीखेगा तो, और इसका अधिकार संविधान देता है। मेघराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुना है उत्तर प्रदेश के तुगलकी जो शिक्षा विभाग के कर्णधार हैं, उन्होंने कुछ धमकी भरा एक लेटर जारी किया है, जिसमें कहा है कि अगर कोई भी बिना अनुमति के कोई बयानबाजी करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये सही बात है?
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका बड़ी सम्मानजनक स्थान है समाज में। और मीडिया एक माध्यम है अपनी बात रखने का। जी और उस मीडिया में जहां इस समय व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का, मीडिया का, उसमें आप सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और निर्भीकता से उठा रहे हैं। और ये मुद्दा शिक्षकों का ही नहीं है, जी ये बिल्कुल। मुद्दा उन गांवों का है जिन गांवों से स्कूल बंद होने जा रहे हैं। उन छात्रों के जीवन का सवाल है जो उस गांव में निवास करते हैं। अगर किसी सर गांव सर में। सर मैं आपको आपको रोकते हुए एक बात कहना चाहता हूं। ये जी मुद्दा इतना बड़ा है, ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। क्योंकि आज नौनिहालों को आप शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनमें से ही कोई मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उनमें से ही कोई वाइस चांसलर बनेगा, उनमें से ही कोई चीफ सेक्रेटरी बनेगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेगा, और उनमें से ही कोई नासा को जाके संभालेगा, वैज्ञानिक बनेगा। तो ये आज जब आज जो कुर्सी पर बैठे हैं ये चंद तुगलकी लोग, और आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको मूर्ख बोलूं और मूर्ख साबित करूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इनको कह रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है। हमारे देश को बर्बाद करने का अधिकार चाहे वो संवैधानिक कुर्सी पर कितनी बड़ी पर बैठा हो किसी को नहीं है, इवन राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इस देश को तबाह और बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और एक चंद्रपाणी नागरिक। जी, जी, अपनी बात को जो जारी रखिए आपने सर। सवाल किया मैं उस पर पुनः आता हूँ। जी बिल्कुल, लाइए। तो शिक्षक का एक संवर्ग इसमें प्रभावित हो रहा है निश्चित रूप से। जी लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, ये कई देशों के बराबर छोटे छोटे अनेकों इतने छोटे छोटे रेखा राज्य हैं, रानी को फोन। देश हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे। जी। तो इसकी जनसंख्या को देखते हुए हाँ। जो हमारी नीतियां बनती हैं वो ऐसी नीति बननी चाहिए जी जिससे कोई भी वर्ग वंचित ना रहे और सभी को उसका लाभ मिले। अब विषय यह है कि सभी को शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, सबको शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उद्देश्य ये था। और जी। उद्देश्य ये था कि सरकार ने देखा कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, वो काम भी हो गया। हम्म। अब वर्तमान सरकार ने क्या सोचा है, इसका सीधा एक देखो, जो समझने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को, जी ये निजीकरण की तरफ है। जी शिक्षा को बदनाम करके अगर इस तरह बंद स्कूल किए जाएंगे जी तो ये निजीकरण की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जो आने वाले समय में जब एक गरीब तबका अपने सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं भेज पाएगा, क्या इन्होंने इस नीति को बनाने से पहले उस गांव के लोगों से कोई राय ली, उस गांव के प्रधान से कोई राय ली? जो संबंधित गांव है, जैसे मेरा जनपद नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, उसमें 154 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। क्या 154 गांवों के जो प्रधान हैं, जो वहां के निवासी हैं, क्या उनसे कोई राय ली गई? उनमें कितना आक्रोश है इस बात को लेके कि हमारे गांव में स्कूल उच्चीकरण जो होना चाहिए था, प्राथमिक से इंटर कॉलेज तक जो सपना देख रहे थे, उल्टा उसको बंद किया जा रहा है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दूसरी बात, जब देखिए हम भारत के नागरिक हैं, अपनी कर्मचारी सेवा नियमावली से बंधे हुए हैं, लेकिन अनुशासन में रहते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। जब हमारे साथ कुछ अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हम अपनी बात मीडिया जो भी उचित माध्यम होगा उसके माध्यम से रखेंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक शिक्षक को बनने के लिए उसे स्नातक होना पड़ता है, उसे शिक्षक बनने के लिए एक ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है, बीटीसी बीएड की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है। उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश में एक टेट की व्यवस्था है, वो पास करना होता है, सीटेट पास करना होता है, ठीक। उसके बाद एक मेरिट बनती है, मेरिट पर उसकी नियुक्ति होती है जी। लेकिन नीति निर्धारक कौन है? क्या नीति निर्धारकों की कोई परीक्षा होती है जी? क्या उनकी कोई योग्यता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना कि शिक्षा मंत्री 10वीं पास होना चाहिए जी जी जी, इंटर पास होना चाहिए जी। तो क्या उम्मीद करेंगे आप उससे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मेघराज जी, जो आपने की कमी है जब ये नीति बनाई जाती है। और दुर्भाग्य देखिए, जब बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ 1972 में, तो उसमें मैं अभी नियमावली पढ़ रहा था, 1972 में एक व्यवस्था ये की गई थी कि शिक्षकों का प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पदेन सदस्य होगा उस कमेटी का जी, जो हमारा बोर्ड होगा। और जब बोर्ड में नीति बनेगी तो हमारा प्रतिनिधि जो बैठेगा वो व्यवहारिकता की बात करेगा, व्यवहारिकता की बात समझाएगा जी। अब चूंकि बड़ा दुर्भाग्य है और तानाशाही पूर्ण रवैया है, हमारे प्रतिनिधि को कभी सम्मिलित नहीं किया जाता जब ये नीति बनाई जाती है जी।
अगर ये उस नीति बनाते वक्त हमारे प्रतिनिधि को सम्मिलित करते, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आती और स्कूल बंद नहीं होते। कोई घर में मेंबर बीमार हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार दिया जाए, उसका इलाज कराया जाता है जी हमारी तरफ से सकारात्मक प्रयास किया जाता जी और आज हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जी आप विद्यालयों को उच्चीकरण करें, ना कि इनको बंद करें। जी, हम बिल्कुल। आपसे वादा करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देने का काम करेंगे, छात्र संख्या भी बढ़ाएंगे और उन स्कूलों से निकलने वाले जो नागरिक होंगे वो देश के लिए सम्मान का काम करेंगे। हम गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे और उन बच्चों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, ये कहना है मेघराज भाटी जी का। और मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर अमित मौजूद हैं, अमित गोस्वामी जी। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस तरह से स्कूलों को बंद कर देने के बाद तमाम तरह की परेशानियाँ सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। एक गरीब परिवार अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजता है और अगर उसके बच्चे को ये कह दिया जाएगा कि आपका आज से स्कूल ये नहीं है, आप 3 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में चले जाइए, तो ऐसी परिस्थिति में, चूँकि आप बड़े शहरों की बात मत कीजिए सर, मैं दूर दराज, मैं बहराइच की बात करता हूँ, मैं दूर दराज के गांव की बात करता हूँ, मैं उन्नाव की बात करता हूँ, मैं कुशीनगर अम्बेडकर नगर की बात करता हूँ और मैं तमाम गाजियाबाद की भी बात करता हूँ। गाजियाबाद में भी ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहाँ 10-10 किलोमीटर अभी तक भी सुविधाएं नहीं है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं और या बच्चियाँ हैं हमारी, वो दूसरे स्कूल में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएंगी, तो नंबर एक तो सवाल ये है कि वो कैसे जाएंगी, और दूसरी बात, क्या उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, और तीसरी बात, क्या जिस स्कूल में वो पढ़ने जाएंगी वो स्कूल इतना बड़ा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो 500 अन्य बच्चों को भी उसमें संभाले। तो ये तुगलकी फरमान जो सरकार ने कर दिया है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी की राय मशवरा किए, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जैसा कि हमारे आदरणीय मेघराज भाटी जी ने कहा जी कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज ढूंढा जाता है जी। अगर हमें चोट लगी है हाथ में तो हम उसको ठीक करेंगे, उस पे मरहम लगाएंगे, उस पे पट्टी करेंगे, ना कि अपना हाथ काट के फेंक देंगे। जी। सरकार बिल्कुल वही कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी कमी एक ये है कि 2-2 कमरों के 3-3 कमरों के स्कूलों में ये मान्यता दिए जा रहे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह मान्यता प्राप्त स्कूल खोले जा रहे हैं। छोटे छोटे 5वीं तक के स्कूल जहां 2 टीचर 3 टीचर होते हैं, 200-300 रुपए वो लेते हैं, तो एक एक गली में 6-6 स्कूल खोल दिए गए हैं। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स में, जहां हम सब पढ़ के आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं कितने IAS PCS को जानता हूं, अभी भी हमारे गाजियाबाद में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कि इन सरकारी स्कूलों में पहुंचे हैं। ये गवर्नमेंट इन स्कूलों को बंद करना चाहती है या इनका निजीकरण करना चाहती है, ये सबको दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं, आप भले ही इस बात को ना कह पाए, लेकिन मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया में आजकल खबरें चल रही हैं कि एक बड़े सेठ हैं, देश के बहुत बड़े सेठ अंबानी साहब, उनके कोई समधी हैं पीरामल साहब, उनसे कोई करार कर लिया है। अब पता नहीं करार में इतने क्यों दब गए हैं, जिसके कारण एक योजना बना ली है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, और ये देश संविधान पे चलने वाला देश है, वो कारकुन जो मंत्रालयों में बैठे हुए योजना बना रहे हैं अपनी मुंह की खाएंगे, और ये चलने वाला नहीं है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये संविधान पर चलने वाला देश है, ये कानून पर और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चलने वाला देश है। तो इसमें तानाशाही नहीं चल पाएगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आजकल हमारे प्रदेश में निपुण का चल रहा है कि निपुण बनाए जाएंगे सभी विद्यालय। उनके लिए हर जनपद में एक NGO लगा दिया गया है। उस NGO में 10वीं 12वीं पास बच्चे, जिनको हमारे स्कूलों की कोई नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई किस तरह होनी है,
उनको लगा दिया गया है और सब उच्चाधिकारी उन्हीं की मानते हैं, वो स्कूलों में जा रहे हैं। जिस हम स्नातक परास्नातक होके उसके बाद कंपटीशन क्रैक करके डीएलएड में एंट्रेंस लेते हैं, 2 साल उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाया जाना है बेसिक शिक्षा में। उसके बाद हम सी टेट या यूपी टेट क्लियर करके मेरिट के बेस पे लगते हैं, लेकिन हमारा असेसमेंट 10वीं 12वीं के बच्चों जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने वो कर रखा है उनसे कराया जा रहा है। और दूसरी तरफ टीचरों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है, जिससे कि वो स्कूल में ना पढ़ा पाए और वहां की छात्र संख्या गिरे। अगर मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो मेरे स्कूल का बच्चा किसी और दूसरे स्कूल में चला जाएगा जी। और पढ़ाई के समय हमें लगातार 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए बीएलओ के कार्य में लगा दिया जाता है। तो ये काम उन एनजीओ से क्यों नहीं कराया जाता बीएलओ का, मेरे को ये पूछना है सरकार से। जी बिल्कुल, उनसे कराएं। बड़ा एक वाजिब सवाल आपका है और ये जब आज बात चलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। आपने जो मुद्दा उठाया अशोक जी बहुत अच्छा है और अब ये मामला अब से जब 4-6 दिन पहले हमने शुरुआत की थी इसकी तब तक नहीं था, लेकिन अब ये मीडिया ने हाथ में ले लिया है मीडिया ये मुद्दा। और आज मैंने ये सुबह देखा कि कई सारे चैनल इस पर अब बोलने लगे हैं। अभी उन्होंने धीमी आवाज़ से बोलना शुरू किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आवाज़ मुखर होगी। अब मैं चलना चाहता हूँ, सुमन रानी जी हमारे साथ हैं, तो आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आप हमारी लाइव पे आई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुमन जी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर से मैं उन बच्चियों की भी बात करूँगा जो बिल्कुल अबोध सी बच्ची हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में पढ़ती हैं और थोड़ी समझदार हो जाती हैं। और वो बच्चियाँ भी हमारी बेटियाँ हैं जो 6ठी 7वीं और 8वीं में पढ़ती हैं, जो नवयौवना होती हैं। तो वो बच्चियाँ अगर पास के किसी विद्यालय में जाएंगी और सुनसान रास्ते से जाएंगी, खेतों के बीच से होके जाएंगी, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था को खतरा आप महसूस कर रही हैं? देखिए सर, ये वैसे जो आपने बहुत अच्छा बिल्कुल सामाजिक ज्वलंत मुद्दा उठाया है जिस पे आप वार्ता कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार ने अगर ये कार्य कर रही है तो कुछ सोच समझ के तो कर ही रही होगी। पर जो ये 50 से नीचे वाला इन्होंने एक मैटर उठाया कि जिसमें 50 से कम छात्र संख्या है, उन स्कूलों को ये बंद करने जा रही है। तो मेरे हिसाब से पता नहीं क्या इन लोगों ने सोचा है कि 50 से कम वाले, अगर हमारे विद्यालय की गुणवत्ता अच्छी होती है शिक्षा की, तो बच्चे तो खुद ब खुद ही आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा तो देखना चाहिए कि हाँ, जहाँ पे 10 या 20 बच्चे हैं, मान लीजिए 10 छात्र संख्या है या 20 छात्र संख्या है, तो आप ठीक है मर्ज कर दीजिए, पास के स्कूल में कर दीजिए दूसरे बच्चों को। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो अपने ही गांव के स्कूल में आने के लिए हमें बुलाने जाना पड़ता है, मतलब हमें घर घर जाके बच्चों को बुला के लाना पड़ता है, वो इतने दूर कैसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। आपने ये वाली बात जो रखी है बहुत सही रखी है। और दूसरी बात, निपुण वाली बात, जैसे कि अमित सर कर रहे थे, वास्तव में निपुण का कार्य किसी और को देना, और हमारा पहले हमें आपने योग्यता के आधार पर नौकरी दी है, अब हमारे वो बच्चों को निपुण कैसे हम कर रहे हैं, वो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तो सरकार ने ये कह दिया कि भाई पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ाइए, कि पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ाइए, फिर मतलब ऐसे बंदर की तरह करना नहीं। हम पहले से ही पढ़ते हैं। मैं खुद प्राइमरी की पढ़ी हुई हूँ। 2022 में मुझे खुद राज्य सरकार ने मेरी अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता को देखते हुए पुरस्कृत किया है। मेरे विद्यालय में 350 बच्चे पढ़ते हैं सर, आज की डेट में भी। तो वहां पे मैं खुद उन बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाती हूँ। स्कूल टाइम के बाद भी मेरे आगे जो लड़कियां है ना, ये भाला चलाना, डंडा चलाना, मतलब बहुत अच्छे से जानती हैं और अपनी आत्मरक्षा करना जानती हैं कि वो कैसे करेंगी। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक का मेरा विद्यालय है और हर लड़की आत्मरक्षा जानती है और बहुत अच्छे से जानती है। आपने सुमन जी एक बात, बच्चे दूर से आएंगे मेरे स्कूल में 4-5, आपने सुमन जी एक बात बोली थी जी सर, वो मेरे दिमाग में अचानक कौन सी गई है। आपने कहा था सरकार ने ये नियम लागू किया है तो कुछ सोच के किया होगा। आप समझती हैं इस नियम में कुछ अच्छा ही है? मुझे लग रहा है कि कुछ सोच के किया होगा। क्या नहीं, है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन कुछ तो सोचा ही होगा। हो सकता है सरकार के ऊपर भार ज्यादा पड़ रहा हो,
कि 10 बच्चों पे 2-2 स्टाफ उसने रखा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं सर, जहां मैं खुद भी देख रही हूँ कि छात्र संख्या 10 या 20 या 25 है, लेकिन स्टाफ है 5 का 6 का, हमारे अपने जिले में भी है। तो उसे कम करिए, वो बात सही है कि उस पे सरकार पे ज्यादा लोड है, लेकिन जहां 50 से अगर थोड़े बहुत 1-2 बच्चा कम है, उन स्कूलों को बंद ना करें, बल्कि हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्ता आगे बढ़े। देखिए कौन टीचर ये चाहता है कि मेरे स्कूल में कम छात्र संख्या हो? कोई भी नहीं चाहता। जी हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, लेकिन सरकार ने जब इतने सारे प्राइवेट स्कूल खोल दिए तो कोई क्यों पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में? अच्छा, मैं ये अगर बताइए। मैं सुमन तो जी सरकार को खुद भी तो देखना चाहिए कि मैं एक छोटा सा गांव है। जी सुमन जी, अगर मैं आपसे पूछूं जी सर। कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाले इस आदेश में, आदेश कह सकता हूं या अध्यादेश कह सकता हूं, इसमें कोई एक खासियत बताइए, खूबी बताइए, जी तो सर। क्या आप बता सकती हैं? हो सकता है सरकार की ये मंशा रही हो कि हम कम बच्चों पे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा हो, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे 2-2 या 3 का स्टाफ है, बच्चे 10 हैं, हम्म जी, तो ये आपकी चाह रहे हो कि दूसरे स्कूल में चले जाएं। चलिए पास मैं के ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर के स्कूल में वो भेज रही है। हाँ, वो ये नहीं है कि बहुत दूर भेज रही है, 4-5 क्या किलोमीटर के आप स्कूल में। मानती पास हैं के कि स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, सुमन जी, लेकिन है तो ये गलत ही। है सुमन तो जी, गलत, ये सुमन तो जी, मैं गलत। मैं एक सवाल आपको छोड़े जाता हूं, उत्तर आपसे लौट के लूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्ची जी गांव में कई बार दुराचार का शिकार हो जाती है, और 8वीं क्लास की या 6ठी क्लास की बच्चियां ही नहीं, आज अखबार उठा के देखो, 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची भी हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। उस प्रदेश के अंदर जहां 3 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो जाता हो, एक बच्ची जो 8 साल की, 10 साल की, 11 साल की है, जो 8वीं क्लास में पढ़ती है, और वो बच्ची 2 किलोमीटर जंगल में जाएगी, खेतों में होके जाएगी। अभी अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, एक फंक्शन में से 2 बच्चियां देवरिया में लौट रही थी, साइकिल मिली थी उनको, रास्ते में उनको लफ्फाजों ने पकड़ लिया। वो तो अच्छा है कि उन बच्चियों की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने शोर मचाया और कुछ गांव वाले आ गए, वरना उनकी इज्जत तार तार हो जाती, और हो सकता है वो दरिंदे उनकी हत्या भी कर देते। मैं अभी आपसे इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन चलता हूं जरा, अशोक जी हमारे साथ हैं, और उसके बाद में हमारे आदरणीय राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हमारे साथ हैं। अभी मैं आपके पास आके इसका जवाब लूंगा, आप जवाब सोच लीजिए क्या बोलना है आपको। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, सुमन जी अपना कैमरा ऑन रखिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो, और थोड़ा, हाँ अगर ज़रूरी नहीं है तो ऑन रखिए, और बहुत ज़रूरी है तो 1-2 मिनट के लिए जाना है तो कोई बात नहीं है। बहरहाल अशोक जी के पास चलता हूँ। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार का ये आदेश है, और जैसा कि सुमन जी ने भी कहा कि हो सकता है कि अधिक वर्डन पड़ रहा हो, और सरकार को ये नज़र आ रहा हो कि कम बच्चों पे ज़्यादा टीचर लग रहे हैं, तो व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी, जो ज़्यादा अध्यापक हैं उनके ट्रांसफ़र करने चाहिए थे। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि एक व्यक्ति को अगर कहीं बीमारी हो गई है तो उसकी किडनी निकाल लो, उसका दिल निकाल के बेच दो, उसके फेफड़े छील लो, उसका गला घोट के मार दो। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? चक्रपाणी जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आप कई दिन से डिबेट रख रहे हैं। जी धन्यवाद। और प्रिय मेघराज जी और अमित ने जो बात रखी है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। जी, जब कोई नीति शासन स्तर पे बनाई जाती है जी, तो वो एसी रूम में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के बहुत सीनियर लोग बनाते होंगे। जब तक ग्राउंड से उसका फीडबैक नहीं लिया सर, इस नीति के बाद में तो ऐसा लगता है कि एसी रूम में बैठे तो थे ही थे, लेकिन साथ ही भांग भी पी रखी थी इन्होंने। सर, सिर्फ एसी रूम में नहीं बैठे थे, बल्कि भांग पी के एसी रूम में बैठे थे। सर, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा, ये आपको कहने की आजादी है, लेकिन निश्चित तौर पे ये है कि आप ग्राउंड पे जाके नीति बनाइए ना। आप ना तो जिला स्तर के किसी अधिकारी को इन्वॉल्व करोगे, जैसे हमारे बीच में भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हमारे सम्मानित गुरुजन बैठे हैं, राज्यपाल से आप इनमें से 2-4 जिनको आपने पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो आपने कुछ समझ के पुरस्कार दिया होगा, कम से कम उन्हीं को कमेटी में रख लेते।
आपने ना तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी है कि कैसे दुर्गम रास्ते हैं, बीहड़ रास्ते हैं, जंगल के रास्ते हैं, नदियां भी पार करनी है, 1 किलोमीटर के अंदर नदियां भी पड़ेंगी। आप सिद्धार्थनगर चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, जी मिर्जापुर चलाइए, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है। जी अभी बहुत सारा वो भेड़िया वाला आपने देखा होगा, जनजीवन कई जिलों में अस्त व्यस्त हो गया। तो ऐसे में बच्चों को आप 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे भेजेंगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत स्पष्ट तौर पे बनाए गए हैं कि आप लोगों के कल्याण के लिए काम करोगे, कर्मचारी के वो स्वस्थ रहे, उसका मानसिक संतुलन ठीक रहे, उसके लिए आप काम करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जन कल्याण के लिए, चाहे वो कर्मचारी है चाहे सामान्य नागरिक। तो मेरा निवेदन यही है, और आपके माध्यम से मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि हम एक कर्मचारी नियमावली से बंधे हैं कि हमारा लिमिटेड दायरा है कहने का। मैं सरकार से पुनः अपील करूंगा कि इसको पुनर्विचार किया जाए, और आपकी जो भी प्लानिंग है माइक्रो प्लानिंग करिए, ग्राउंड लेवल पे जाइए, वहाँ के लोगों से बात करिए, जैसे मेघराज जी ने कहा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करिए, टीचर से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, 50 से कम बच्चे हैं। और वो जो सामान्य विद्यालय चल रहे हैं, जब ये पहले तो एक पॉइंट पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इस देश का विकास प्राथमिक विद्यालयों के दरवाजों से निकलेगा। जी आप तमाम देश में देखें, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ जी। 80% विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में बिजली नहीं है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम को मैं जरूर सराहूंगा, कायाकल्प जो कार्यक्रम चलाया है। हाँ, तमाम पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक इस बात को कहेगा जी कि प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प का जो कार्यक्रम चलाया है, वो देश की आजादी के पहले दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए था जी। उससे काफी कुछ स्कूलों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है जी मेरा विद्यालय चाहे मेघराज जी का, चाहे क्योंकि हम शहर में हैं, यहाँ CSR के शुरू बहुत सारे काम हो रहे हैं जी, लेकिन आप दूरस्थ विद्यालयों की अगर स्थितियां देखोगे तो आज भी दयनीय स्थितियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट है तो उस समय लाइट नहीं आती है, बिजली हाँ। नहीं है, बच्चे बैठे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, जब नीति बनी तो हर 1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय होगा, 3 किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। ये भी सरकार की नीति थी। तो आज उस नीति को बदलने की कौन आवश्यकता पड़ी है? अगर आई है भाई, जैसे बहुत सारे नियम आप कानून लाते हैं, सरकार में गजट छपता है कि भाई इस पर राय ले ली जाए लोगों की, तो आप राय ले लेते। भाई लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपनी अपनी बात रखते जी। उन बच्चों का क्या दोष है? उन बच्चों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय जो आपकी जो शिक्षा नीति आई है वो कह रही है कि घर के पास शिक्षा हो, उसकी मातृभाषा में शिक्षा हो जी, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। उस शिक्षक से पूछो कि 49 बच्चे 50 क्यों नहीं है, वो अपनी पीड़ा बताएगा ना जी। उसके उन्मूलन के लिए आप नीतियां बनाइए। जी सर, मैं यहाँ अशोक जी आपकी बात को रोकते हुए एक सवाल आपके सामने ही रखता हूँ। अभी जैसा कि ये बात आई थी कि अधिक भार पड़ रहा है, तो भार सिर्फ स्कूलों से पड़ रहा है या भार उन विधायक और सांसदों से भी पड़ रहा है जिनको 3-3 आप पेंशन दे देते हैं, जिनको वेतन देते हैं, भत्ते देते हैं? हमारी आदरणीय बहन है, और विचार मिलना ना मिलना, तो मैं तो इससे बड़े सम्मान के साथ इस बात से असहमति व्यक्त करता हूँ अपनी जी। बाहर की जहां तक बात है, सारी चीजों सोचना चाहिए। पेंशन वाला मुद्दा आपने, ये भी है, मैं तो कहता हूँ पेंशन वाले मुद्दे पे भी आप डिबेट करें। जी बिल्कुल, संवेदनशील मुद्दा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है कि पुरानी पेंशन इनके लिए आप भीख नहीं दे रहे हैं, ये इनका अधिकार है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। हाँ। मैंने जीवन का पूरी जवानी, जब मेरा शरीर, हाथ पैर, आंख नाक सारी इंद्रिय मेरी काम कर रही थी, मैंने शासन सरकार के लिए दे दी, जन कल्याण के लिए दे दी। अब बुढ़ापे में जब मुझे जरूरत पड़ेगी दवाई की और मेरे खाने की व्यवस्था की, तब आप मुझे अंधेरे में छोड़ दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन से संविधान में लिखा है? जी, ये सब सरकारों को सोचना पड़ेगा और इनको समझना चाहिए, क्योंकि हम तो नागरिक हैं। तो जो नीति नियंता होते हैं, जो नीति बनाने वाले लोग होते हैं, वो संवेदनशील हो, बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। रही बात चक्रपाणी जी शिक्षक की, यही शिक्षक है जिसने नामांकन बढ़ा के 2 करोड़ किया। पूरे उत्तर प्रदेश की वाहवाही पूरे इंडिया में हुई। हम इंडेक्स में 4थे नंबर पे आ गए एजुकेशन पे, वाहवाही पूरे उत्तर प्रदेश की हुई। निपुण में हम रात दिन लगे हुए हैं, तमाम बहुउद्देश्य बहुत सारे काम करने के बाद में निपुण में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला हुआ है। तो किसके बल पे है? अंतिम इकाई तो शिक्षक है ना। बिल्कुल, अंतिम इकाई शिक्षक है। मैं बहनें कितनी दूर से ड्राइव करके, चल के आके
कई गाड़ियां बदल के दुर्गम क्षेत्रों में आके काम करिए। मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उनका जितना काम सरकार को सराहना चाहिए। बेशक बेशक। और और दूसरी बात यहाँ आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सुधार करना है तो आप सुधार कीजिए। अरे शिक्षक से तो आप 15 तरह के और काम लेते हो, वो चुप उसको भी करता है, तो आप शिक्षा में सुधार की कोई योजना लेके आइए। चक्रपाणी जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ इसमें जी। जब मतदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य आता है जी, हम है मेघराज जी, हम कई बार अपनी समस्याओं को लेकर हमारे माननीय जिलाधिकारी होते हैं, वहां तक हम जाते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत बार वार्ता होती है। निर्वाचन आयोग को हमारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। आप हाँ। दे दिए कॉर्पोरेट को, वो जी। बेच देंगे सारी वोटें। जी आप अगर बीएलओ किसी कॉर्पोरेट को दे दो, वो तो भाई बिजनेस करने आए हैं। ये शिक्षक ही है जो इतनी ईमानदारी के साथ काम करता है, आज तक किसी पे उंगली नहीं उठी है। किसी भी सरकार, किसी सत्ता, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, किसी ने उंगली नहीं उठाई है शिक्षक के ऊपर कि वोट गलत बनाता है, क्योंकि शिक्षक सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करता है। जी। और सब दोबारा मैं कहूंगा, जिस देश में, जिस राज्य में शिक्षकों को किनारे किया जाता है ना, उस राष्ट्र का विकास नहीं होता। बहुत सारे देश इसके गवाह हैं। सर, ये तो सर देश का सवाल नहीं है। जहां शिक्षक की और शिक्षा की अवहेलना होती है वो नंद वंश खत्म हो जाता है, वो नंद वंश खत्म हो जाता है सर, जो शिक्षक और शिक्षा की अवहेलना करता है। मैं चलना चाहता हूं, अब आपके पास लौटूंगा अशोक जी, लेकिन हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, शिवनाथ प्रजापति साहब, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और वो पुरस्कार इसलिए मिला, जैसे कि मैं बता भी चुका हूं, कि उनकी तैनाती जिस गांव में थी, उनका कार्यक्षेत्र जहां था, उस गांव के न सिर्फ बच्चों को बल्कि हर व्यक्ति को उन्होंने साक्षर किया था। ये एक बड़ा प्लान है और मैं सबसे पहले आपको पुनः सल्यूट करता हूं। सर आप बताइए कि अगर ये तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोग उस समय होते जब एक नदी पार करके एक छोटा सा लड़का लाल बहादुर शास्त्री पढ़ने जाता था, तो शायद वो लाल बहादुर शास्त्री कभी पढ़ ही नहीं पाते। अगर ज्योतिबा फुले या सावित्री बाई या मदन मोहन मालवीय आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और इनकी हालत देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे रहनुमा बैठे हैं और जिनको लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, घोड़ा गाड़ी मिलती है, तमाम जो इनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये ऐसी योजना बना देते हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे। सबसे पहले मैं ये जवाब आपसे चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई वो क्या सोच रहे होंगे इन कथित विद्वानों के लिए। जी अपनी आवाज़ खोल लीजिए सर, ये माइक, हाँ जी, थैंक यू। मैं वर्ल्ड हेडलाइन मीडिया को दिल से जी शुक्रिया करते हुए, प्रणाम करते हुए जी, शुक्रिया शुक्रिया, और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जी कि आपने आज बेसिक शिक्षकों के दर्द को जान करके मतलब एक गोष्ठी कर रहे हैं। और विद्वान हमारे मेघराज जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बीड़ा उठाया है, अशोक जी को, अमित जी को, सभी को, सुमन रानी जी को, सबको जो इस पटल पर बैठे हैं, मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सर मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा श्रेय मेघराज जी को जाता है, क्योंकि मेरी पहचान आप जैसे विद्वानों से नहीं थी और मेघराज जी ने मुझे कुछ लोगों के नंबर दिए, मैंने बातचीत की, फिर और लोगों के नंबर मिले। ये जो एक हवन चला है ना, ये शायद एक छोटी सी गंगा जो निकली है गंगोत्री से, इसको बड़ा वृद्ध रूप जो जैसे जैसे मिल रहा है, ये सब मेघराज जी भाटी जी का हमारा है। भाटी जी को कोटि कोटि, उनकी सोच को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं। और यहाँ सर मैं एक शिकायत भी करना चाहूंगा। मैं 3 दिन से प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा संपर्क उनसे हो जाए, और हमारे जो प्रदेश सचिव हैं संजय सिंह जी, उनसे भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें 2 मिनट का समय नहीं मिला कि वो मेरी बात को सुन लें। आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी आपके इस को सुन करके बहुत गदगद होंगे, और उनका जिक्र आपने इस मीटिंग में कर भी दिया है, और सरकार की तानाशाही को भी उजागर कर दिया है कि हमारा इतना बड़ा संगठन है देश के अंदर, 8 लाख लोग
इस बेसिक विभाग में उत्तर प्रदेश में नीचे से ऊपर तक के शिक्षक, शिक्षा मित्र आदि कर्मचारी हैं। सर इतना मैंने बड़ा तो संगठन, जी इतना बड़ा संगठन कोई नहीं है। मैं अपनी मूल बात पर आता हूँ। चक्रपाणी जी, आपको कोटि कोटि नमन करते हुए जी। और आपसे और मंच से और अपने साथियों से, डॉक्टर साहब से, सभी से मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट अगर ज्यादा लग जाए तो अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्रीली हो होके रही है जी जी। ये पहला अध्यादेश, ये पहला अध्यादेश नहीं है चक्रपाणी जी। मैं आप लोगों को बता दूं, जी डॉक्टर साहब को भी बता दूं, मेघराज जी को बता दूं कि ये पहला नहीं है। जी ये सरकार बेसिक को बेचना चाहती है। और अब नहीं, 92 में इन्होंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ तक कि सिलेबस तैयार कर लिया था। और ये अपने इन सारे बेसिक स्कूलों को, परिषदीय स्कूलों को, अपनी जो इनकी जो चलती है ना वो सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें मर्ज करना चाहते जी जी। उस समय सिलेबस भी तैयार कर लिया था। दैव योग से उसी समय सरकार गिर जाती है और इनका जो वो था सामान सब रखा रह गया। ये मैं अपनी पुष्टि मतलब सप्रमाण आपको बता देना चाहता हूँ। जी। दूसरा, आज की जो सर लेकिन 92 की आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय तो पावर में ही नहीं थी। देखिए केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, केंद्र की सरकार तो थी। हाँ केंद्र की सरकार नहीं, क्या उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी मायावती के साथ में मतलब मिली हुई सरकार थी इनकी, तो जी उस समय ये कर लिया था। आप जानकारी कर लेना जी। और मैं फिर अब चलता हूँ सर्व शिक्षा अभियान की ओर और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर। जी ये हुआ 1994 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ। गांव गांव रैलियां निकाली गई, जागृत किया गया, कानून बनाया गया सर्व शिक्षा अभियान में, जो डॉक्टर अभी अशोक जी ने बताया जी कि 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर पर ये जूनियर हाई स्कूल जी निर्माण किया गया। करोड़ों करोड़ अरबों रुपया सरकार का व्यय हुआ। जी उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ करके कि प्रत्येक देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। जी। सरकार ने आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया या जो भी शासनादेश जारी किया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। मन से विरोध करते हैं, तन से विरोध करते हैं। और मेघराज जी चाहे तो मैं मतलब सारे हर पैटर्न पर विरोध करूंगा, यहाँ से वहां तक जहां तक भी आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल। शिक्षक हूँ, शिक्षक की रोटी खाई है, आज भी शिक्षक की पेंशन लेकर के मैं आज भी आराम से जीवन जी रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेघराज जी का, डॉक्टर साहब का, अशोक जी का, अमित जी का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ 50 बालकों और 49 बालकों का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या सरकार ने उन विद्यालयों को जो 2, 4, 6 या मतलब कम रहे हैं 50 से, उनका सर्वे किया? क्या उनके आंगनबाड़ी के बच्चों की जानकारी ली कि गांव में कितने, गांव का क्षेत्रफल कितना है, गांव की पॉपुलेशन कितनी है, गांव में बच्चे 6 वर्ष से 10 वर्ष तक कितने बच्चे, 14 वर्ष तक के, 13 वर्ष तक के बच्चे आखिर कितने हैं? क्या ऐसा कोई किया है कि ये जो नीति बना दी? इनका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ जैसे विभागों को घाटा दिखाया और उनको बेच दिया पूंजीपति को, चूंकि पूंजीपति सरकार है। इनका आज भी यही उद्देश्य है कि बेसिक शिक्षा को ये दिखा दो कि ये घाटा हो रहा है और इसको बेच लो बड़े लोगों के साथ हाथ में और कमीशन मिल जाएगा। अभी जो आप मैं थोड़ा और याद आ रहा है मुझे, निपुण की बात कर रहे थे, निपुण की जी। हमसे निपुण कोई हो सकता है क्या? हम चैलेंज करते हैं कि बेसिक शिक्षक, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक के मुकाबले कोई भी प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हमसे हम चैलेंज कर सकते हैं कि हमसे निपुण कोई है नहीं। बेशक बेशक, मैं समर्थन करता हूं सर आपका, चूंकि मैंने 12वीं के बच्चों को लगा दिया निपुण में। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने निपुण को चलाने के लिए बहुत बड़ा कमीशन ले रखा है जी। उस पैसे की भरपाई के लिए ये निपुण पर शिक्षकों को दबाव बना रहे हैं जी। इन्हें ये पता नहीं है कि बेसिक के शिक्षक को एक राजमिस्त्री का काम दिया हुआ है। इन्हें ये पता नहीं है कि बेसिक के शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी 3-3, 6-6 महीने तक मतलब उस पर जाती है। इन्हें ये पता नहीं है कि बेसिक के शिक्षक सिलेंडर
गाड़ी पर मोटरसाइकिल या साइकिल पर लेकर के खाना बनवाता है। इन्हें ये पता नहीं है कि सब्जी कैसे आती है, दूध कैसे आता है और किस चीज में क्या कोई कमी ना रह जाए, उसको रसोइया बना करके रख दिया। जी। क्या इसको बहुउद्देशीय कर्मी बना दिया शिक्षक को। जी। मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि सारी चीज बेसिक शिक्षक से हटा ले तो समझेंगे कि शिक्षा क्या होती है, केवल शिक्षक का काम। जी। जो मैं मूल बात कहना चाहता था, मैं एक विद्यालय में था, जी। जग बगड़ी मेरा गजरोले में था, उस समय में प्रधान अध्यापक था। जी। डायरेक्टर साहब आए, बीएसए साहब हमारे चौंदोसी वाले थे, आदरणीय गुप्ता जी नहीं कुछ था उनका, जी। तो वो थे, वो साथ लेकर के आए। विद्यालय बहुत सजा हुआ था, आगे गेट बना हुआ था, ऊपर से गोल आकार वो बना हुआ था और बड़ी फुलवारी थी। बीएसए साहब मतलब आ गए और सब कमरों में वो चले गए। हम अपने अपने काम से, दो शिक्षा जो बीटीसी कर रहे थे, दो मेरे पास वो थे, दो शिक्षा मित्र थे, मैं था, अपने अपने क्लास में दो जो भी बच्चे थे हम उनको लेसन दे रहे थे। डायरेक्टर साहब आए और पूरे स्कूल में घूम करके मेरे पास आ गए, बात को कहने लगे यहाँ का मुख्य अध्यापक कौन है भाई। तो मैंने कहा मनीष सर, हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें पता नहीं कि हर कमरे में गए हैं वो जी। तो उन्होंने कहा मुख्य अध्यापक कौन है। मैंने सर मैं चौना सिंह। अच्छा वो बीएसए साहब, अच्छा बोले आप हैं यहाँ पे आप। मैंने कहा हाँ साहब मैं हूँ। तो बताइए ये स्कूल का की दशा, स्कूल का तो बहुत सुंदर कर रखा है आपने, लेकिन ये बताइए बच्चे कम क्यों हैं। मैंने उनसे ये कहा कि सर 1.5 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय के चारों ओर 4 वीआईपी प्राइवेट स्कूल है, वीवीआईपी। अच्छा। 1.5 किलोमीटर की दूरी में। हाँ। और इस गांव में आंगनबाड़ी के गणना के आधार पर केवल 102 बच्चे यहाँ पर गांव में हैं। अच्छा। जिसमें 72 बच्चे मेरे पास हैं जी। जो पैसे वाले लोग हैं, बहुमत तो आपके पास हुआ सर, वीवीआईपी स्कूल में चले जी। अब इसमें कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बीएसए को कहा कि विद्यालय बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चों को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। कहने का मेरा आशय है कि आपने ये देखा, ये फरमान जो जारी कर दिया कि वहाँ उस गांव में कितने बच्चे हैं। एक एक बच्चे के लिए अध्यापक स्कूल छोड़ करके उसके घर जाता है। और कौन बच्चे हैं हमारे यहाँ एससी के वो बच्चे हैं जिनके घर वालों के लिए मजदूरी करके बामुश्किल से बच्चों को पालते हैं जी। और वो भी हमारे विद्यालय में जाकर के खाना लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, जूती चप्पल लेते हैं, जाड़ों का सारा सामान लेते हैं। और फिर ये बताइए सरकार का कितना दबाव शिक्षक पर है। आखिर शिक्षक से क्या चाहती है सरकार। स्कूलों को बंद करके उन स्कूलों को बेच करके पूंजीपति से पैसे बनाना चाहती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरा अपना आदरणीय शिवनाथ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जिस विद्यालय का आपने अभी जिक्र किया चंदोसी के पास, क्या ये वही विद्यालय है जहाँ जिस गांव के सभी बच्चों को आपने साक्षर कर दिया था, सभी लोगों को साक्षर कर दिया था, या वो दूसरा था? वो दूसरा था, वो जलालपुर कला था ब्लॉक गजरोला का, और ये ब्लॉक गजरोला का यक पगड़ी स्कूल था जिसमें डायरेक्टर साहब आए थे। उस विद्यालय में कितने समय रहे थे सर आप? मैं उस विद्यालय में 5 साल रहा था, और उससे पहले मैं 20 साल रहा उसमें, जिसमें ये बच्चों को पढ़ाया था मैंने। अच्छा। सर्व शिक्षा अभियान का जोर चला था। हाँ। एक एक गांव में एक एक घर जा करके मैंने एक एक आदमी को अंगूठे लगाना बिल्कुल वर्जित कर दिया था, और उनको मैं घर जाता था या फिर बुलवा करके उनको नाम लिखना सिखाता था, साक्षर किया था मैंने जलालपुर कला विकास क्षेत्र गजरोला। चलिए भी देख सकते हैं सर। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, अभी मैं लौट के आऊंगा आपके पास। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी। मैं इस फरमान के ऊपर ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए एक सर्वे कराए, और सबसे पहले जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं उनके आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में देख ले कि कोई प्राइवेट स्कूल तो नहीं चल रहा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा है, पहले उस स्कूल को बंद करके उन बच्चों को हमारे स्कूल में भेजा जाए, वो हमारे स्कूलों में ट्रांसफर करा जाए, ताकि उनके हमारे स्कूल में कोई एक रुपया भी फीस नहीं ली जाती है।
उन बच्चों को निशुल्क पढ़ाई की जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं इसमें क्या स्वार्थ है। इसमें ये नियम क्यों नहीं बनाया जाता कि जहां भी प्राइवेट स्कूल खुल रहा है वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे अगर कोई भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो वहां मान्यता नहीं देनी चाहिए। जी बिल्कुल सहमत, क्योंकि बिल्कुल। ये अल्टीमेट हमारे एक गांव में जितने बच्चे हैं वो संख्या वही रहती है, जी वही बच्चे इधर उधर डाइवर्ट होते हैं। अगर उस गांव में प्राथमिक विद्यालय है या उस वार्ड में शहर में कोई प्राथमिक विद्यालय है तो वहां पे मान्यता बंद करनी चाहिए। जी ये अपनी व्यवस्था ये- शुल्क के चक्कर में सब कुकुर मुत्तों की तरह रोज मान्यताएं बांटे जा रहे हैं। एक गली में 6-6 स्कूल खोल दिए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इस जी। बात से। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जी कि अभी सुमन जी जो कह रही थी कि सरकार ने कुछ सोच समझ के किया होगा। हाँ देखिए, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ये दोनों व्यवसाय प्रॉफिट के विभाग नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण देखना छोड़ दो। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सरकार का काम नहीं है। जी इन दोनों विभागों से कमाई नहीं हो सकती। जी ये लोक कल्याण के विभाग है दोनों ही। तो जी। पहले तो ये भावना निकाल दें मन से। जी दूसरी बात, सुमन जी स्वयं एक महिला है और मैं तो समझता हूँ कि इनको हमसे ज्यादा ये बात समझनी चाहिए। जो छोटी छोटी मेरे बच्चियां कहने हैं, का अभी मतलब अभी ये नहीं अभी था। सुमन मैं जी तो ये कहती हूँ सुमन जी मैं अभी लौटूंगा आपके पास सदन में। में बैठे हैं तो हमें छात्र हित की बात करनी चाहिए, हमें अपने शिक्षा विभाग की बात करनी चाहिए, हमें अपने जो ग्रामवासी हैं, जो हमारे परिवार हैं, जिनके बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं, उनकी बात करनी चाहिए। बेशक सरकार के प्रति नरम रवैया रखना या सरकार की इस बात को प्रोत्साहित वो करना, ये थोड़ा सा मुझे कड़वापन लगा। क्योंकि सरकार की जो नीति है, जब सरकार नीति बनाती है तो क्या शिक्षकों को सम्मिलित किया? क्या हमारी राय ली? हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, क्या उनको बैठाया, उनकी राय ली? सर क्या उस सर गांव के मेघराज जी जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है उनकी राय ली? मेघराज जी मैं जरा सा सुमन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुमन जी का कहना ये था कि सरकार ने जब ये काम किया है, ये अध्यादेश जारी किया है, तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। लेकिन सर वो सोचा है, सर मैं बता दूं आपको, आपको जानकारी नहीं है। हाँ ये सोचा है कि हम लोग अपने यहाँ बस लगाएंगे विभाग की तरफ से, और जो लाइव सिर्फ चल रहा है फाइलों में रह इसके जाएगी। बाद तो ये योजना सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगी, कोई बस नहीं चलने वाली फ्यूचर में। जैसे कि मैं आप उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको, हमारे विद्यालयों में आज तक कोई जी। सरकारी जी जी कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया, कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं दिया गया। क्योंकि हर बार योजना बनती है, हर बार जो उसमें आता है गजट में कि भाई स्कूलों के लिए व्यवस्था की जाएगी, ये किया जाएगा, कुछ नहीं। धरातल पर आप आकर देखोगे तो जब कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय तो 5 कमरे चाहिए नहीं चाहिए? हम 2 कमरे में विद्यालय चलाते हैं। जी बिल्कुल 5 टीचर चाहिए नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, फर्नीचर चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए आदरणीय सर। आदरणीय गुरुजी प्रजापति जी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व में विभाग में रह चुके हैं और राष्ट्रपति जैसा उनको पुरस्कार मिला हुआ है। जी तो वो हमसे ज्यादा समझते हैं, जी उन्होंने हमसे ज्यादा गंभीर समस्याएं देखी हैं। जी और दूसरी बात, हाँ अगर आप किसी उच्च अधिकारी से बात करेंगे, उच्च बड़े नेता से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जन्म इन्हीं विद्यालयों से होकर निकला है। जी मैं फिर बिल्कुल कह रहा हूँ, सर। क्योंकि ये राष्ट्रपति पुरस्कार भी बैठे हुए हैं और राज्यपाल पुरस्कार भी सम्मानित बैठे हुए हैं। मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ आपको। जी आज की स्थिति ये हो गई है कि एक पाठ्यक्रम कर दीजिए उत्तर प्रदेश में आप, जी और जो समाज के लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में इतना अच्छा गुणवत्ता परक जो शिक्षा दी जा रही है, आप एक पाठ्यक्रम कर दीजिए और उनकी सुविधाओं के बराबर हमारी सुविधा दे दीजिए, और जी। फिर हमारी तुलना कीजिए जी। उनसे अच्छे रिजल्ट नागरिक देंगे वर्तमान में भी हम दे रहे हैं जी, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छे हम देने का प्रयास करेंगे जी। और निश्चित रूप से आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जी निश्चित निश्चित बिल्कुल सहमत। जी जी 100%। जी 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 चक्रपाणी जी जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सर मैं लौटता हूं आपके पास में। हाँ। जरा एक कमेंट्स देखिए, अशोक जी से लेना चाहता हूं, फिर अमित जी से, और फिर जरा एक बात रह गई है सुमन जी से, और फिर मैं आपके पास लौटता हूं। जरा शॉर्ट में अब मैं कहना चाहूंगा, निवेदन है मेरा। अशोक जी बात को आगे बढ़ाइए सर। सर इसमें यही है कि सरकार
वो इसमें रिव्यू लेना चाहिए, इस आदेश के ऊपर सोचना चाहिए हाँ। कि ये आदेश कितना व्यवहारिक है, कितना बड़ी संवेदनशील। देखिए सरकार, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, जो जी। सरकार होती है हम उसके कर्मचारी हैं। हम्म। और जब चुनाव आता है, महत्वपूर्ण कार्य आता है, तो यही सरकार कहती है आप हमारे दाएं और बाएं हाथ हैं, आप ही करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि सरकार अकेले में एक व्यक्ति तो है नहीं, ये सब कर्मचारी और ये सब मिलके करेंगे। तो जब हम आपके बाएं और दाएं हाथ हैं, आपकी मशीनरी है, तो उस मशीनरी को कमजोर तो ना करें ऐसे अध्यादेश लाकर। सर दूसरा एक मेरा दुख और भी है जो मैं प्रकट करना चाहता हूँ जी। अभी जो स्टडी लीव वाला किया कि 2 साल की स्टडी लीव मिलती थी जी। वो परिषदीय कर्मचारियों को बंद कर दी, राज्य कर्मचारी को दे दी है। तो भाई ये पक्षपात रवैया क्यों है? इसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? पढ़ने का संवैधानिक अधिकार शिक्षक को नहीं है, विशेष शिक्षा परिषद के कर्मचारी को? सर एक देश एक इलेक्शन तो कराना चाहते हैं, एक राष्ट्र एक इलेक्शन तो कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। और हालांकि हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है तो इस पे बात भी नहीं करेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप अमित जी? कुछ बात पूरी हो गई ना सर आपकी? अशोक जी मैं एक चीज से और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि शिक्षा का पाठ्यक्रम को एक कर दिया है। आता हूँ, बस 1 मिनट का इंतजार। बुक्स लगा दी गई हैं। सुमन जी 1 मिनट का इंतजार कीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। अमित जी अपनी बात को जारी रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 1974 से जो हमारे शहरी क्षेत्र है जहाँ बहुत मेरा जहाँ प्राथमिक विद्यालय, मेरा कंपोजिट विद्यालय वहाँ जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ करीब 5 से 6 लाख आबादी है। लेकिन हमारे नगरीय क्षेत्र में अध्यापकों की इतनी कमी है, महानगर जितने भी हैं, कि 1972 से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। आज हमारे गाजियाबाद में लोनी ब्लॉक में जहां 900 अध्यापक हैं 22,000 बच्चों पे, वहीं 27,000 बच्चों पे मात्र 251 अध्यापक नगर क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। सरकार इस तरफ नहीं देखती है जी। एक हमारे 97 में से महानगर में 97 में से 27 स्कूल एकल विद्यालय है कि टीचर को अगर बीमार भी पड़ जाए और वो छुट्टी लेगा तो वो स्कूल बंद होगा या कहीं और से व्यवस्था की जाएगी। इस तरफ सरकार नहीं देख रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो आज के मुद्दे पे कि ये जो व्यवस्था लागू की जा रही है, ये केवल निजीकरण की तरफ ले जाने की बहुत यथाशीघ्र कोशिश की जा रही है कि उस पे किया जाए। अगर घर का कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उस पे ज्यादा ध्यान दे। जी बिल्कुल। ये नहीं है कि उसका गड्ढा खोद के और गाड़ दे और उसे छोड़ दे। बहुत बड़ी बात बोल दी है अमित। 50 से कम बच्चे हो रहे हैं, उस स्कूलों को चिन्हित करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत इसके कि उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर अमित गोस्वामी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि कहीं कोई बात है, और मैं इस बात पे मोहर लगाते हुए इस बात का संदेह जाहिर करता हूं कि सरकार इन प्राइमरी स्कूलों को किसी सेठ की झोली में डालना चाहती है या किसी संस्था की झोली में डालना चाहती है। अब मैं चलता हूं, सुमन जी हमारे साथ हैं, काफ़ी देरी से आपने इंतज़ार किया जी। अपनी बात को रखिए और मेरा सवाल था उसका भी जवाब दीजिए, जो सुरक्षा की दृष्टि पे मैंने सवाल। बात नहीं सर, मैं इंतजार तो कर ही रही हूँ। और देखिए सर, सुरक्षा की दृष्टि वाला जो आपने सवाल किया वो भी, और जो मेरे साथी और भी बैठे हैं, मेघराज जी वाला जो सवाल था कि मैं सरकार की सहमति या न सहमति में बात नहीं कर रही हूँ जी। ना मेरा ये है कि मैं उसकी तरफ सुमन जी मैंने आपको पक्षपात वाला रवैया नहीं है। सुमन जी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। और जी सर, और ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं ना, इसका जवाब गांव वाले ही देंगे और बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजेंगे। अगर स्कूल बंद होगा और जो तबके वास्तव में इससे परेशान होंगे वहीं से जवाब उन्हें मिल भी जाएगा। वो हमारे आपके कहने से नहीं होगा। हम लोग अच्छी गुणवत्ता दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम जहाँ भी पढ़ाएंगे अच्छा करेंगे। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। इस बात का जवाब सरकार को नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नहीं दे पाएंगे सुमन जी, मैं कितना भी कहते रहे। देखिए सुमन जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ सरकार वही करेंगी जो सरकार को करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका दबाव पड़ेगा, जब वाली बात, देखिए
हमारा ये कार्यक्रम एक जन जागरण है। सर हमारा दबाव तो पेंशन पे भी बहुत पड़ रहा है, क्यों नहीं कर रही? हमारा दबाव तो बीएलओ पे भी पड़ रहा है कि बीएलओ में ना बनाया जाए, क्यों हमें बीएलओ बना दिया जाता है? हमारा दबाव तो इस बात पे भी कि हमें जनगणना नहीं करनी, हमें केवल पढ़ाना ही है, पढ़ानी है। तो सारे टीचर क्यों जनगणना करने चले जाते हैं, क्यों बीएलओ बनने चले जाते हैं, क्यों रसोई का काम कर रहे हैं, क्यों बन रहे हो रसोईया, क्यों मिड डे मील का काम कर रहे हो? एनजीओ को दे दो, जो करे वो अपने आप करे। जब टीचर खुद ही सारे काम लेके तैयार हो जाता है, क्यों चुनाव की ड्यूटी में लग जाते हैं? बोले हमें तो केवल शिक्षण कार्य करना है, वो चीज भी देखनी चाहिए सर। हर काम मतलब हम अपने कंधे पे खुद ही वो कर लेते हैं कि ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे। तो सरकार तो हमें दबाएगी ही, क्योंकि जब हमने दबना सीख लिया है तो हमें दबाएगी ही। देखिए खुद ये करना, पेंशन बहाली क्यों नहीं करवा रहे? पेंशन में लगे, ठीक है। और रही सुरक्षा वाली बात, योगी सरकार बहुत ज्यादा सुरक्षा को देख के कर रही है, और जब योगी है तो उन्होंने अपना कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लड़कियां, मेरे स्कूल में 3-3 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए सर, और जबकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल नहीं है आसपास में, और ऐसा नहीं है मैं सुमन जी स्कूल में ना जाके मेरे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। सुमन जी कानून व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था तो सर देखिए सर माँ बाप पे भी है, हम पे भी है। सुमन जी कानून व्यवस्था की आपने बात की, सुधारने की बात कही। क्या उत्तर प्रदेश की कानून, क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से, जहां हर रोज 1 दर्जन से ज्यादा दुराचार की खबरें अखबारों में आ जाती हैं, आप वहां की सुरक्षा व्यवस्था से सहमत हैं? सुरक्षा व्यवस्था और कानून, जितना कानूनी व्यवस्था है ना सर, और ज्यादा बोल्ड होनी चाहिए। अभी लचीली है, स्ट्रिक्ट नहीं है, कड़े कानून होने चाहिए। आपने कानून होने चाहिए। आपने तो कुछ नहीं है, पैसे देके सब काम हो रहा है, पैसे की तरफ ही भाग रही है। जी बिल्कुल मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ नहीं आप कुछ है, आपको भी पता है। आप कहिए, आपको कहने के लिए ही आमंत्रित किया गया है, और आज की इस डिबेट को आपने एक नया मोड़ दे दिया है। अशोक जी, मेघराज जी और अमित जी और आदरणीय शिवनाथ साहब, मैं आपके सामने जो इन्होंने सवाल उछाले हैं, इनकी गुगली से तो मुझे लग रहा है आज का कार्यक्रम ही ये मैच ऑफ मैन बन के ले जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सवाल इन्होंने कहा है, क्यों तो आप बीएलओ का काम करने चले जाते हैं, क्यों आप राशन कार्ड बनवाने चले जाते हैं, क्यों आप तमाम तरह के कार्यक्रम के लिए विरोध नहीं करते? और यहाँ एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आधार कार्ड बनवाने चले जाएंगे कि आधार कार्ड क्यों? अभी वो अपार कार्ड आ रहा है। जी बिल्कुल सुमन जी आपने कह दिया इनका, हमें केवल पढ़ाना है। सुमन जी आपने कह दिया, मैं जरा इनसे जवाब तो ले लूं, ये महामूर्ति बैठे हुए हैं। जी सबसे पहले अशोक गोस्वामी जी आपके तरफ आता हूँ। सर अमित गोस्वामी जी आपकी तरफ आता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी चक्रपाणी जी, मेरा जो हमारी बहन सुमन जी अभी कुछ कह रही थी, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। हाँ तो ठीक है, उन्हें कहने का सबको अधिकार है, लेकिन मेरा मानना ये है हाँ कि हम सरकार के अंडर काम करते हैं, हम उनके कर्मचारी हैं, और सरकार के आदेश को मानना, हाँ, ये हमारा फर्ज भी है और हम करते भी हैं। चलिए वो करते हैं, चाहे अनचाहे करना पड़ता है। चलिए एक शॉर्ट हमें ऐसे अगर हर कोई हाँ। दूसरा ये है सर जी, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा सारे मुद्दों को, कोई भी पटल हो, चाहे प्रमुख शिक्षा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, चाहे वित्त शिक्षा मंत्री हो, हर पटल पर बड़ी मजबूती के साथ विरोध के तौर पर रखते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम काम करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ अपनी मांग भी रखेंगे। हम अपना कर्तव्य अगर पूरा कर रहे हैं, तभी आपके सामने बड़ी विवाद के साथ हम बात कह पा रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश का शिक्षक अपना काम मन से करता है। उत्तर प्रदेश का शिक्षक अपना काम मन से करता है, ये कहना है हमारे अशोक शर्मा जी का। और अब मैं एक बहुत शॉर्ट कमेंट, सर समय काफी हो रहा है, अमित गोस्वामी साहब, डॉक्टर साहब आपसे चाहता हूं। इसमें जैसा बड़े भाई अशोक शर्मा जी ने कहा, हमें जो भी कार्य दिया जाता है, हम अपना 100% उसमें लगा के, एक टीचर होने के बावजूद भी आप सोचिए, मैंने पिछले 4 साल अकेले एकल अध्यापकीय विद्यालय चलाया है। मेरी हर क्लास में दैनिक उपस्थिति
50 से ऊपर होती है। सर सवाल लेकिन सवाल आज की समस्या क्या है? सवाल हम हाँ। आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि आपने जी। क्या किया है। सवाल ये है कि जो हमारे सामने एक दानव खड़ा हो गया है अध्यादेश का, इससे कैसे निपटा जाए? चलिए हम आपसे इससे हाँ जी 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 कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा इससे कर इसी दीजिए। तरह निपटा जाए कि जो हमारे विद्यालयों के आसपास प्राइवेट स्कूल जो खोले गए हैं उन्हें बंद करा जाए और टीचरों को समस्या देखी जाए कि 50 से कम बच्चे क्यों हो रहे हैं। हमें अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से और विभागों में लगाई जाने वाली माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या पुलिस की ड्यूटियों से आजाद रखा जाए। हमें केवल पढ़ाने का अवसर दिया जाए और उसके बाद हमारा असेसमेंट किया जाए, फिर देखा जाए कि भाई इसके अलावा और क्या दिक्कत है। हमें अध्यापन में ही बने रहने दिया जाए, ये कहना है डॉक्टर। अध्यापन के अलावा, शिक्षण जी कार्य के अलावा हर कार्य करा रही है। जी 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 हमसे जी शिक्षण कार्य सरकार नहीं करा रही। जी 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 आपकी बात जी। पूरी हो गई सर, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। मेघराज जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, और जरा सुमन जी की बात को याद कर लीजिए। सुमन जी ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं आप सभी पे कि भाई क्यों तो आप ये तमाम तरह की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। और एक बड़ा सवाल मैं आपसे जवाब चाहता हूँ कि मेरे से एक बड़े अधिकारी की बात हुई थी आज सुबह। IAS अधिकारी हैं, बड़े सक्षम हैं, और तो मेरी उनसे बात हुई थी। वो ये कह रहे थे, बल्कि मैंने ही उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा था कि जो अधिकारी अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वो हंस दिए। फिर मुझसे बोले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये भी कहा था कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ पूरा? और साथ ही उन्होंने एक व्यंग भी करा। उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल के अध्यापक और अध्यापिका हैं, इनके बच्चों को देखो, ये सबके बच्चे मॉन्टेसरी में और पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेघराज जी, सवाल कई आपने एक साथ कर दिए, मैं अभी एक एक सवाल का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले तो वो 50 बच्चों से कम संख्या वाले जो बंद किए जा रहे हैं, मैं पुनः उसी मूल विषय पर आता हूँ जी। उन विद्यालय जो चिन्हित विद्यालय किए गए हैं, उनमें सबसे पहले उनकी समस्याएं जाननी चाहिए कि किस कारण से उनमें संख्या घटी है जी। उसके अनेकों कारण, जैसे अमित जी ने बताया, अभी प्रजापति जी ने बताया, सुमन जी ने बताया, वो कारण अनेकों हो सकते हैं जी। उस गांव के अंदर नजदीक में कई अमान्य विद्यालय चलते हुए हो सकते हैं, उसके आसपास में कई जो नजदीक में कई स्कूलों को मान्यता दे दी हो। तो आजकल क्या है, अट्रैक्शन है, आकर्षण जी। जो प्राइवेट स्कूलों में आकर्षण क्या है, अच्छे बसें लगा दी गई हैं, अच्छी स्कूलों की बिल्डिंग बना दी गई है, और कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजी माध्यम पे भी जोर दिया गया है। तो इनके कारणों से हो सकता है उनकी संख्या बढ़ी है और हमारी घटी है। एक कारण तो ये हो सकता है, इसका हम सुधार कर सकते हैं, अमान्य स्कूलों को बंद किया जाए और हमारे स्कूलों में सुविधा बढ़ाई जाए, जिससे हम प्रतिस्पर्धा का जमाना है, उन प्राइवेट स्कूलों का बराबरी कर सकते हैं जी। तो उसमें स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला जो मूल चर्चा का विषय है उसका जवाब दे रहा हूं जी। दूसरा जी। अभी जो सुमन जी कह रही थी, मैं उसका फिर जवाब दूंगा कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने पीछे विरोध किया था कि जो ऑनलाइन उपस्थिति की बात आई थी, और वो बड़ा तार्किक विरोध था कि जिन गांवों में हमारी पोस्टिंग की जाती है उन गांवों में नेटवर्क की कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ते उचित नहीं है, नजदीक विद्यालय नहीं है, तो क्या 5 मिनट की देरी होने पर पूरे दिन की अनुपस्थिति लगाई जा सकती है? जी। ये बात जब इस वाजिब बात को मीडिया के माध्यम से उठाया गया, आंदोलन का रूप दे दिया गया, तो सरकार को बैकफुट करना और उसको पोस्टपोन करना पड़ा। जी। जी। तो देखा जो अभी कह रही थी सुमन जी कि हमारी को सुनता क्यों नहीं है। दूसरी बात, एकता में शक्ति होती है। सरकार ने अपने लाभ के लिए सरकार पोषित संगठन खड़े कर दिए हैं। जब हमने OPS के लिए आंदोलन किया तो उठा करके एक जो ना हमारा वर्ग बांट दिया गया, लिंग भेद कर दिया गया, एक महिला संगठन का उदय हो गया। जी। स्वार्थी लोगों ने मिलकर के एक नया संगठन का जन्म दे दिया जी। वो सिर्फ संगठन को कमजोर करने के लिए। जी। दूसरा, जब हमने एक बड़ा आंदोलन किया
तो सरकार ने जो पिछली सरकारों में आपने नाम नहीं सुना होगा, एक अपना सरकार का जो बीजेपी सरकार वर्तमान में, इनका एक संगठन है आरएसएस का ही एक शाखा है राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के नाम से, जी जो सरकार पोषित संगठन है, जो सरकार द्वारा ही पोषित किया जाता है। वो एक शिक्षकों में फाड़ देने के लिए, बंटवारा करने के लिए वो खड़ा कर दिया। जी अब जब मुद्दा चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले पुरानी पेंशन का उठा, तो उसी का परिणाम है जो भी यूपीएस आई। जी एमपीएस से तो बेटर है कम से कम, जी। लेकिन हमारा वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ पुरानी पेंशन चलिए का। वो आज भी जिंदा है। मेघराज जी, आज का जो तो मैं हमारा कह रहा सब्जेक्ट हूं- है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हम पेंशन पे भी बात करेंगे और हर मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि हर मुद्दा अगर वो भारतीय नागरिक का है तो हमारा है और हम उसे अच्छा, बिल्कुल। मैं एक और चीज बता दूं आपको। जी देखिए सर, हमारे ये दोनों बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं मंच पे जी कि भाई एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 लोगों को मिलता होगा। जी ऐसे ही राज्यपाल पुरस्कार भी जिले से एक को मिलता है टीचर को। जी। यहाँ 9,000 टीचर है, 7,000 टीचर है। जी 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 अब स्थिति ये आ गई है, सरकार की नीतियों के खिलाफ इतना आक्रोश है। इस बार का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो 75-73 जो जिले हैं उनमें से लगभग मुझे लगता है 40 जनपद ऐसे थे जिनमें किसी ने आवेदन तक नहीं किया जी। राज्यपाल पुरस्कार के लिए। ये बड़ा चिंता का विषय था। चलिए तो सरकार की नीतियों से इतना आहत हो चुका है शिक्षक वर्ग, जी। वो इसलिए हो चुका है कि एक दिन तो आप सम्मान दे दो और रोज फिर उन शिक्षकों को उत्पीड़न करो। चलिए सर, रोज इस उन्हें बारे में अपमानित हम करो, जी तरह तरह से अपमानित करो जी। तो उधर से मुंह मोड़ लिया है। नहीं जो सर, सम्मान का सर प्रतीक था, जी आज उसको आवेदन करने तक को कोई तैयार नहीं है। जी बिल्कुल मेघराज जी, ऐसे आपने नहीं जो है। समस्या उठाई है, मैं वहाँ क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, क्राइटेरिया बहुत बड़ा बना नहीं दिया है। नहीं देखिए सुमन जी, अब हमारा ऐसा समय नहीं कि भी वहाँ पे राज्यपाल पुरस्कार के लिए अप्लाई कम लोगों ने किया, वहाँ क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वहाँ 150 छात्र संख्या कर दी है 150, चलिए। छात्र संख्या कर दी है ऊपर से 15 साल। ये सुमन जी दिखा दिया, अब मैं इसमें लास्ट change कर दिया। कमेंट्स के लिए मीडिया शिवनाथ साहब आपके पास आता हूँ और तमाम मिल रहे हैं। हाँ वो मेघराज हाँ। जी, मेघराज जी ठीक है। ये इसके पुरस्कार से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे सर, लेकिन पुरस्कार की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन लेकिन- कभी विस्तृत चर्चा सर, करेंगे तो हम सर आपको चलिए आपकी बिल्कुल वाली बात जायज है सर, देखिए कि सुमन जी, प्राइवेट सुमन जी, स्कूल वास्तव में बंद होने चाहिए, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे होने चाहिए, वो बात मैं मानती हूँ। सुमन जी हम चर्चा करेंगे। जो सब्जेक्ट आपने बताया नो डाउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आज के कार्यक्रम में नहीं, चूंकि कार्यक्रम में काफ़ी लेंथी हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया कार्यक्रम, और मेरे इसके बाद में दूसरी लाइव जानी है एक और, तो मैं चलता हूँ शिवनाथ साहब के पास। सर, आपने सभी के विचार सुने, इस समस्या को सुना, मैं आपका जो कमेंट्स चाहता हूँ इस पे, लास्ट कमेंट्स। जी सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रहा। सर अपना माइक खोल लीजिए, आदरणीय अपना माइक खोल लीजिए। जी 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 जी, मैं कहना चाहूंगा सर्वप्रथम आपके कमेंट वाली बात बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि आज की जो सरकार टिकी है वो शिक्षक की ईमानदारी के ऊपर टिकी है। मेरा शिक्षक पूरा अपना तन्मयता के साथ में शिक्षा दे रहा है, प्रयास कर रहा है और जमीनी हकीकत को बिना जाने जो सरकार ने अध्यादेश या शासनादेश करने पर तुली है, ये शिक्षक हित में नहीं है। और यदि ऐसा किया तो ये मान लो मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरे ओपीएस की बात पर जो आप कह रहे हैं कर्मचारियों की, मैं पीड़ित हूँ और अभी सरकार के खिलाफ मैं आपके मन से भी कहना चाहता हूँ, अभी बहुत जल्दी मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा। क्यों? इसलिए जाऊंगा कि सरकार ने बेसिक शिक्षा को कैशलेस सुविधा से अलग रखा है। चलिए, सरकारी कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। चलिए शिवनाथ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। आदरणीय डॉक्टर अमित जी, आदरणीय अशोक शर्मा जी, आदरणीय मेघराज जी और आदरणीय सुमन जी, आपने हमारी आज की डिबेट को कई बार नया मोड़ दिया और बड़ी सार्थक आज की डिबेट रही है। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि हम हर मुद्दे पर आपके साथ हैं और साथ ही इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। और हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कोई साथी हमको
कोई सहयोग देना चाहते हैं तो हम अपना QR कोड भी यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जारी हो रहा है। हमको आर्थिक मदद दे सकते हैं जो भी देना चाहें या इस सक्षम हो, और नहीं देना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, जैसा चल रहे हैं चलते रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा चैनल किसी भामाशाह के भरोसे नहीं चलता है और ना ही सरकारी कोई इमदाद हमको मिलती है। हम सिर्फ आपके प्रभाव से आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि अब हम आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। आप हमसे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय शिवनाथ साहब, आदरणीय सुमन जी और हमारे आदरणीय अमित जी, और सबसे जो अहम रहे मेघराज जी। चूँकि आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के दर्शन में कर पाया हूँ, हमारे दर्शक आपसे आपकी बातों को सुन पाए हैं, तो उसमें मेघराज जी का बड़ा योगदान रहा है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे निवेदन है कि मैं जब भी आपको आवाज़ दूं तो आप समय निकालिएगा और आइएगा। बहरहाल आज के कार्यक्रम के लिए आप सबको शुभकामनाएं, बधाई, और अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।